नमस्कार। एक बार फिर से एग्ज़ाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं देवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले जो हमने 8 लेक्चर देखा उनमें बाल्यावस्था और विकास से संबंधित बहुत सारी बातों को हमने देखा और समझा। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए विकास की अवस्थाओं को देखे थे, जिसमें विकास के विभिन्न अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके अलावा विकास के आयाम को भी हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, भाषाई विकास, नैतिक विकास, इन सभी चीज़ों को हमने समझा था। और उसके साथ साथ जो आप इस वीडियो में हम जो जानेंगे बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो सीटेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कारकों की स्थिति जो होती है जो बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं, प्रश्न सीधे सीधे न होते हैं बल्कि अबोध के आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। तो सीटेट के लिहाज से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स और इससे संबंधित जानकारियां जो है उनको समय समय पर मिलता रहे। परिवार जो होता है बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो है साथी समूह के साथ हमारे पड़ोसी, हमारे विद्यालय जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ये हमारा समुदाय, ये बाल्यावस्था को जो है महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अब ये सभी चीज़ जो है बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम बारी बारी से जो है विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से जो है शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला है परिवार। परिवार जो है किस प्रकार से बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। इसमें है माता पिता का व्यवहार और परवरिश, परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर, परिवार का वातावरण, परिवार के सदस्य, माता पिता की शिक्षा और जागरूकता। अब इसमें जो पहला चीज जो आता है वो है माता पिता का व्यवहार और परवरिश। माता पिता के व्यवहार और परवरिश को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। माता पिता के व्यवहार में सर्वप्रथम जो आता है वह है प्रेम, माता पिता का प्रेम, और दूसरा चीज जो है वह है समर्थन। दो चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभावित करती है बाल्यावस्था को। अब माता पिता से किसी किसी बच्चे को जो ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रेम नहीं मिल पाता है, मतलब कि माता पिता कहीं नौकरी में हैं या फिर कहीं ऑफिसेज में है या फिर उस तरह के जॉब में हैं जो कि केयर टेकर के रूप में कोई दाई वगैरह या फिर कोई और है उसको देख रेख कर रहा है। तो एक निश्चित स्थिति के बाद जो है बच्चा जो है माता पिता के प्रेम से दूर हो जाता है, जिससे उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। आत्मविश्वास में कमी, जब आत्मविश्वास में कमी आने लगती है तो बच्चा जो है मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता। ये मानसिक स्थिति को विकृत रूप कर देता है, मानसिक विकृति हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य उसका जो है अनुपयुक्त हो जाता है, मजबूत नहीं हो पाता है, मानसिक स्वास्थ्य में कमी आ जाती है, जिसके वजह से जो है उसका जो है बाल्यावस्था प्रभावित होता है। दूसरी स्थिति माता पिता के व्यवहार के साथ साथ जो परवरिश है, परवरिश में है अनुशासन और मार्गदर्शन। अब इसमें
अनुशासन और मार्गदर्शन किस प्रकार से कार्य करता है, इस चीज को हम समझते हैं। अनुशासन और दूसरा जो है मार्गदर्शन, ये दोनों किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम इनको भी समझते हैं। बच्चा जब अनुशासन में नहीं रहेगा, बाल्यावस्था में जनरली होता है कि घर से बाहर निकल जाता बच्चा और बाहर निकल करके खेलकूद में व्यस्त रहता है, साथी संगी टोली के एज में पहुंच जाता है बच्चा, 10 साल 12 साल के लगभग हो जाता है। तब उस अनुसार से बच्चा क्या करता है, खेलने में मगन है, कुछ इधर से तोड़ फोड़, उधर से लड़ाई झगड़ा करके आया, हर चीज़ जो है। तो परिवार में अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं हो पाता है तो फिर एक स्थिति ऐसा होता है कि बच्चा जो है सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है। सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ की समझ जो है उसके अंदर विकसित नहीं हो पाती है, और सही गलत की समझ विकसित नहीं होने के कारण उसमें जो है अनुशासन का अभाव पाया जाता है, मार्गदर्शन का अभाव पाया जाता है। ये मार्गदर्शन के अभाव के चलते जो है उसका जो बाल्यावस्था प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से माता पिता का व्यवहार और उसकी परवरिश जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, जो परिवार के अंतर्गत आता है। माता पिता का व्यवहार और परवरिश के बाद जो दूसरी स्थिति आती है परिवार के अंतर्गत, जो परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर। परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर से तात्पर्य समाज में उसकी क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति को मान मर्यादा प्रतिष्ठा को झेलता, और जो है आर्थिक स्थिति से तात्पर्य जो है उसकी आर्थिक गतिविधि से। अब ये आर्थिक स्थिति किस प्रकार से उसके जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करती है। मान लिया उसके माता पिता जो हैं किसान हैं, मजदूर, खेती करते हैं। अब एक परिवार जो है उसके माता पिता जो हैं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। तो ये जो बच्चा एक होगा जिसके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, और एक जो बच्चा होगा किसान मजदूर का बच्चा, इन दोनों की परवरिश जो होगी एक समान होगी, एक समान परवरिश होगी नहीं होगी, एक समान परवरिश नहीं होगी। दोनों के परवरिश में कहीं ना कहीं उसके परिवार का जो योगदान है वो पिछड़ जाएगा, क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं एक नौकरी वाले परिवार को मिल पाएगी उतनी सुख सुविधाएं एक किसान के बच्चों को नहीं। बहुत सारे आर्थिक तंगी का झेलेगा वो बच्चा, जिस वजह से परिवार का आर्थिक स्तर के साथ साथ बाल्यावस्था भी प्रभावित होगा। अब सामाजिक स्तर की बात करें तो जो सामाजिक स्तर, समाज के मान सम्मान, समाज में क्या स्तर है उनका, किस प्रकार के जो है समाज के सामने उठना बैठना, हर एक तरीका की स्थिति को वो जो है सामाजिक समरसता और आत्मसम्मान की स्थिति उनके परिवार का क्या है। परिवार का जिस प्रकार से स्थिति होगा बच्चा का भी उस पर तो प्रभावित होगा, बचपन भी प्रभावित होगा, और उस अनुसार से उसके जो सामाजिक कौशल होंगे, समाज के नीति नियम उसको भी प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर भी जो है एक बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। अब अगला जो है वो है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, हम उसको भी देखते हैं कि परिवार का वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है। परिवार में जनरली ऐसा देखा जाता है कि उनका जो वातावरण होता है दो स्थितियों में होता है। पहला शैक्षिक स्थिति में वातावरण कैसा है, और दूसरा सकारात्मक स्थिति में। इसे हम समझ सकते हैं शैक्षिक स्थिति में और सकारात्मक स्थिति में। शैक्षिक स्थिति में वातावरण कैसा है और सकारात्मक स्थिति में वातावरण कैसा है। शैक्षिक स्थिति में बात करें हम शैक्षिक स्थिति की, तो शैक्षिक स्थिति जो होती है
परिवार के शिक्षा से संबंधित होते हैं। परिवार में किस प्रकार से शिक्षा, परिवार में किस प्रकार की शिक्षा है, इसके बारे में शैक्षिक स्थिति से। परिवार में अगर लोग पढ़े लिखे, परिवार के सभी सदस्य शिक्षित हैं, बेशक उनका शैक्षिक वातावरण जो होगा बेहतर होगा और बच्चों को शिक्षा के प्रति अधिक लगाव होगा। परिवार में सुख शांति का माहौल है, शांति से रहते हैं, कोई कलह द्वेष नहीं होता है, तो वहाँ जो माहौल सकारात्मक होगा, ये सकारात्मकता जो है उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, बाल्यावस्था को सही दिशा को ले जाने में मदद करेगा। वहीं कुछ कुछ स्थितियों में ऐसा देखा जाता है जो किसान मजदूर के बाल बच्चे, तो उनका स्थिति कुछ कुछ जो ऐसा होता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। दलित वर्ग के समुदाय के बच्चे होते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ने के तो स्कूल से भाग आते हैं। हालांकि सरकार इस पर बहुत प्रयास कर रही है और आगे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जो है उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किए। तो ऐसी स्थिति में शैक्षिक स्तर जो है परिवार के वातावरण पर निर्भर करेगा। परिवार में अगर माता पिता शिक्षित हैं तो उस बच्चे का जो शिक्षा होगा वो बेहतर होगा। अगर माता पिता शिक्षित नहीं है तो उसका जो है शिक्षा का जो स्तर होगा, शिक्षा का वातावरण हो जो बेहतर नहीं हो सकता। इस प्रकार से परिवार के वातावरण में शैक्षिक और सकारात्मक स्थिति जो है प्रभावित करती है। अगला जो है परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसको भी हम समझते हैं। परिवार के सदस्य में जनरली जो आते हैं वो उनके माता पिता आते हैं। परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य में माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं और जो है भाई बहन के अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग में दादी हो गई, दादा हो गए, नाना नानी, चाचा चाची आदि, ये सभी परिवार के सदस्य के रूप में आते हैं। अब परिवार के सदस्य में अगर माता पिता में अक्सर कलह होते रहता है, भाई बहन आपस में अक्सर झगड़े करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है उनका तालमेल जो है नहीं बैठता आपस में, तो इस स्थिति में जो देखेंगे वो बाल्यावस्था की स्थिति हो तो घर में कलह का माहौल रहेगा। ये जो कलह होगा वो कलह जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करेगा। बालक भी उस तरीका की स्थिति को सीख जाएगा और सीखने के साथ साथ वो गाली गलौज करना शुरू कर देगा। उसके बाद फिर जिस माहौल में परिवार की जो परवरिश होगी, परिवार का उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। इस प्रकार से परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो है रहन सहन, बोलचाल, हर एक चीज़ का प्रभाव जो है एक बच्चे के ऊपर पड़ता है, बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। अगला जो है माता पिता की शिक्षा और जागरूकता। माता पिता की शिक्षा और जागरूकता किस प्रकार से प्रभावित करेगी? माता पिता की शिक्षा और जागरूकता। कहा जाता है कि एक पीढ़ी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई, एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई, ऐसा कहा जाता है। एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। ये जनरली जो कहा जाता है लड़कों के सेंस में नहीं कहा जाता है, लड़कियों के सेंस में कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि
लड़कियां जो होती है वो एक घर से दूसरे घर को जाती है, मतलब एक परिवार से निर्वहन करके दूसरे परिवार को भी संभालती है। एक अपना मायके होता है और दूसरा जो होता है उसका ससुराल होता है। दो स्थितियों में वो जो देखती है। अब माता पिता में जो आते हैं वो एक लड़की भी और एक लड़का भी, दोनों का दायित्व होता है। तो जिस प्रकार से शिक्षा उनके माता पिता का होगा, जिस प्रकार से पढ़े लिखे होंगे, जिस प्रकार की जागरूकता होगी, जिस प्रकार के हर एक चीज़ को सोचने समझने की क्षमता होगी उनके अंदर, वह निश्चित ही अपने बच्चों को बताएंगे और उस चीज़ को वह बेहतर तरीक़ा से बताने के साथ साथ उन्हें अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से जो है परिवार का जो है शिक्षा और माता पिता की जागरूकता जो भी इसमें मायने रखती है। अब परिवार के स्थितियों में हम जो है देखें माता पिता के व्यवहार और परवरिश, उसके साथ साथ जो है परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर, उसके साथ हमने देखा परिवार का वातावरण, परिवार के सदस्य और माता पिता की शिक्षा और जागरूकता परिवार के अंतर्गत जो बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है। हम इसके आगे जो देखते हैं वह है उसके साथी समूह। साथी समूह उसके जो अवस्था को है, बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। साथी समूह जो है बाल्यावस्था को जो प्रभावित करता है, जिनमें सामाजिक कौशलों का विकास, व्यवहार और आदतें, शैक्षिक प्रदर्शन, भावनात्मक प्रदर्शन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। पहला है सामाजिक कौशल का विकास। ये सामाजिक कौशल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं हम उनको देखते हैं। बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था में जब होता है तो उसका सामाजिक संपर्क जो है ज़्यादा अधिक नहीं होता। उसका सामाजिक संपर्क जनरली जो होता है उनके साथियों तक ही होता है। सामाजिक संपर्क, उसके साथी समूह होते हैं। ये साथी समूह कौन कौन से रहेंगे? घर के बगल के रहेंगे, घर के बगल के। उसके बाद कौन कौन रहेंगे? विद्यालय में साथ पढ़ने वाले, ये सभी साथी रहते हैं। वह कुछ भी करेगा तो जो है अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेगा और समाज में हर एक चीज़ की जो है स्थिति, जैसे सही करना, गलत, सही गलत का जो जानकारी जो है, इसकी जानकारी जो है सामाजिक संपर्क से ही आती। किसी के साथ बच्चा उलझ गया, किसी का पेंसिल तोड़ दिया, किसी का कॉपी ले लिया, किसी का कलम ले लिया, तो इस तरह का जो स्थिति होता है वह साथी समूह के साथ ही होता है और सामाजिक संपर्क में ही होता है। और ये सामाजिक संपर्क में आने से बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है। अब सामाजिक कौशल में बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे संवाद करना सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं। उसके बाद जो है सहयोग करना सीखते हैं। आपस में जब कोई बच्चा गिर जाता है खेलते खेलते तो दूसरा साथी जो है उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। और उसके साथ साथ तीसरी स्थिति जो है उसमें समस्या समाधान भी आती, समस्या का समाधान करना। मतलब कि सामाजिक कौशल में अगर बच्चों के अंदर साथी समूह के साथ विकास देखा जाए तो संवाद करना है, सहयोग करना और समस्या का समाधान करना। बच्चे आप अक्सर देखते होंगे, बच्चे जो है आपस में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन
फिर भी जो है सहयोग की भावना उनके अंदर विकसित रहती है। बच्चे समस्या का समाधान, किसी भी समस्या में पड़ने पर बच्चे एक दूसरे से आगे सहयोगात्मक रूप से आगे आते हैं और वह जो है समस्या का समाधान कर देते हैं। कोई भी बच्चे जब आपस में उलझते हैं तो दूसरे गैंग के जो बच्चे होते हैं उनसे उलझ करके अपने साथी को बचा लेते हैं। उनमें के अंदर सहयोगात्मक प्रवृत्ति की भावना विकसित हो जाती है, जो कि सामाजिक कौशल के विकास को बताता है। अब बाल्यावस्था में इस चीज़ को जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है वो साथी समूह। उसके साथ साथ दूसरी स्थिति साथी समूह में है जो व्यवहार और आदतें होती है। व्यवहार और आदत जो है किस प्रकार से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में आप अक्सर देखते हैं कि जो बच्चों का जब व्यवहार होता है और जो आदत होता है वो अनुकरण के रूप में होता है। मतलब कि जो बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो चीज़ देखेगा जिस प्रकार से उस प्रकार से वो करना शुरू करेगा और उसी अनुरूप व्यवहार करेगा। जो जैसा देखेगा, अपने साथी समूह को जिस अनुसार से व्यवहार करते देखेगा, अपने से बड़ों को जिस प्रकार से व्यवहार करते देखेगा, उसी प्रकार का जो व्यवहार जो है वो करेगा। अब बात आती है कि उसके अंदर जो आदतें होती है वो आदत किस प्रकार से विकसित होती है। बच्चों में इसके पहले आपने देखा कि साथी समूह के साथ सहयोग की भावना विकसित होती है। तो ये जो सहयोग की भावना होती है, अगर उसको सहयोग सकारात्मक रूप में होता है तो उसके व्यवहार जो है सकारात्मक होंगे। अगर सहयोग नकारात्मक रूप में होगा, मतलब कि उसके पक्ष में सहयोग नहीं हो, मतलब कि नाली में अगर बच्चा गिर गया गलती से किसी तरीका से, तो बच्चे उस पर से हंसना शुरू कर देंगे, तो ये नकारात्मकता की स्थिति जो होती है तो उसका जो व्यवहार होगा नकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक आदत को जन्म देगा। वही सकारात्मक स्थिति जब बच्चा गिर जाता है तो उसको उठा देता है उसका साथी, तो उसका जो व्यवहार और आदत जो होगा वह सकारात्मक रूप में होगा और ये जो व्यवहार होगा वह सहयोगात्मक होगा। सहयोगात्मक स्थिति के कारण उनके आदत जो है सहयोग के रूप में विकसित होगी और उनका व्यवहार भी सहयोगात्मक रूप से होगा और इस प्रकार से जो है उसका साथी समूह जो है व्यवहार और आदतों को भी प्रभावित करते हैं। अब अगला जो है वो है शैक्षिक प्रदर्शन। अब शैक्षिक प्रदर्शन की बात करें तो शैक्षिक प्रदर्शन में किस प्रकार जो है साथी समूह की भूमिका को जो है प्रभावित करते हैं। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वह अपने जो साथी है, जो भी साथी हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब एक तरीका से कहा जाए तो कंपटीशन। वो अपने साथी समूह से प्रतिस्पर्धी रूप में आते हैं, कंपटीशन के तौर पर। ये प्रतिस्पर्धा जो होती है वो अपने आपस में होती है हर एक चीज़ों को लेकर के। वो प्रतिस्पर्धा अपने स्वस्थ जो बच्चा होता है उसकी शैक्षिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। ये शैक्षिक जो क्षमताएं होती है इसको बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों में अगर शैक्षिक क्षमता को विकसित करना हो तो शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना हो तो बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा होगी तो एक दूसरे से आगे निकलने की भावना होगी और आगे निकलने के स्थिति में वह मेहनत अधिक करेगा और मेहनत जब अधिक करेगा तो उसके परिणाम जो है बेहतर होंगे। मेहनत अधिक से परिणाम बेहतर होंगे। बेहतर परिणाम हो, परिणाम बेहतर होगा तो उसका शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होगा और वो बच्चा जो है आगे मानसिक रूप से विकास करेगा। इसके बाद जो है भावनात्मक समर्थन। भावनात्मक समर्थन में क्या होता है, बच्चे
को अक्सर आप देखते हैं मित्रता की स्थिति में रहते हैं। स्कूल जाने पर जैसे ही बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। जब औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो बच्चों के अंदर जो है भावनात्मक विकास जो है शुरू होना हो जाता है और जो मित्रता की भावना जो है सहपाठी समूह में विकसित होनी शुरू होती। जो भी सहपाठी होते हैं उनसे जो है भावात्मक लगाव हो जाती है और ये सहपाठी समूह से भावात्मक लगाव के कारण मित्रता होती है। मित्रता से ये करता क्या है, जनरली भावात्मक समर्थन करता क्या है, बच्चों के अंदर जो तनाव है, बच्चों के अंदर तनाव और चिंता कम करता है। जनरली जो भावात्मक लगाव होता है वो बच्चों के अंदर तनाव और चिंता को कम करता है। अब इसके साथ साथ बच्चे और क्या करते हैं भावात्मक समर्थन में, तो इसके साथ साथ जो बच्चे हैं अपने अनुभव को साझा करते हैं। अब ये अनुभव साझा किस प्रकार से करते हैं, अपने जो सहपाठी समूह होते हैं जिससे वे मित्रता हुई है उनकी सहपाठी समूह, घर में किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट, किसी भी प्रकार का किसी साथी से बकझक हो जाएगा, किसी भी तरह की बात अक्सर बच्चों में देखा जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर जो है तो अपने एक साथी जो है दूसरे साथी को बतावेंगे कि जानता है आज इस तरह की बात हुई, हमसे इसका बोलना चलो बंद हो गया, तो हमसे आज इसकी लड़ाई हो गई, आज के बाद से इससे हम नहीं बोले। तो ये सभी चीज़ें अपने अनुभवों की या फिर किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल करता है, अगर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो हर चीज़ को जो है अपने साथियों के साथ शेयर करता है, जिसके कारण उसके अंदर भावनात्मक समर्थन की जो स्थिति जो है उत्पन्न होती है और जो बाल्यावस्था के जो है विकास में जो काफ़ी सहायता करती है और बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में एक। साथी समूह की स्थिति में भावात्मक समर्थन के बाद हम जो है देखते हैं स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता किस प्रकार से बच्चों के अंदर विकसित होती है। बच्चे में निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता का विकास जो होता है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के कारण ही होता है। बच्चे जब स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी प्रकार का उनके अंदर दबाव नहीं होता, तो बच्चे जो है निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और उनके अंदर जो निर्णय क्षमता का विकास जो है बेहतर ढंग से हो जाता है। और आत्मनिर्भरता में क्या होता है, बच्चे अपने समूह में जो है एक बेहतर भूमिका निभाते हैं और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। हर एक कार्य को अपनी निर्णय क्षमता के साथ से और आत्मनिर्भरता के साथ अपने साथी समूह में कार्य करते हैं। ये सभी गुण जो है साथी समूह जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करता है और बाल्यावस्था में ही इन सभी गुणों का विकास जो है देखने को मिलता है। अब आगे हम अगले जो बाल्यावस्था के प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कारक हैं पड़ोसी, नेबर्स। ये पड़ोसी जो होते हैं हमारे बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पड़ोसियों में जो है पहला बिंदु है वो सामाजिक संपर्क है, सुरक्षा और समर्थन, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव, आदर्श और प्रेरणा और भावनात्मक समर्थन। इन सभी को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संपर्क के अंतर्गत हमने इसके पहले जो देखा वो है सामाजिक कौशल।
अब ये सामाजिक कौशल बच्चों के अंदर खेलकूद की भावना विकसित होती है। बच्चे अक्सर खेलकूद में व्यस्त होते हैं, तो जब भी खेलकूद करते हैं तो अपने पड़ोस के जो है बच्चे हैं उनसे उनका संपर्क जो है अधिक होता, और वो संपर्क अधिक होने के कारण वह खेलकूद में मस्त रहते हैं, और जिनके कारण उनके जो सामाजिक कौशल है, समाज में संवाद करना, सहयोग करना और समस्या का समाधान करना, खेलकूद के माध्यम से आपस में लड़ते भी झगड़ते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। संवाद करना मतलब बातचीत। उसके बाद आपस में सहयोग भी करते हैं। सहयोग करने के साथ साथ किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका समाधान भी करते हैं। समस्या समाधान। इस प्रकार से सामाजिक संपर्क होने से जो है बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है। वो खेल खेल के माध्यम से ही बच्चे बातचीत करना सीख जाते हैं, सहयोग करना सीख जाते हैं और समस्या समाधान करना सीख जाते हैं। अब इसके साथ जो दूसरी स्थिति होती है सामाजिक पहचान, पड़ोसियों के द्वारा जो होती है सामाजिक पहचान देखने को मिलती है। ये सामाजिक पहचान जो है एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कैसे संबंध है, किस प्रकार से व्यवहार करता, इन चीजों को जो है सामाजिक संपर्क में ही देखा जाता है। सामाजिक पहचान कहा जाता है कि उसका बाल बच्चा नहीं ठीक है, लड़ जाता है आपस में, बार बार झगड़ जाता है, ना ना उसके साथ मत खेलो। इस तरीका का चीज़ जो है अक्सर आप लोग पड़ोसियों में देखते रहोगे। और कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि बच्चों में उस तरह का स्थिति नहीं होता है जो बड़ों में जो भाव आ जाता है। बच्चों के अंदर वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर खेलेंगे, फिर झगड़ेंगे, तो इस तरीका से चलते रहता है। और उस तरह से उसके सामाजिक पहचान एक झगड़ालू बच्चे के रूप में और एक शांत रहने वाले बच्चे के रूप में हो जाती है। अब दूसरी स्थिति है वह जो है सुरक्षा और समर्थन। सुरक्षा और समर्थन जो है किस प्रकार प्रभावी होता है पड़ोसी में बाल्यावस्था में, उसको हम समझते हैं। एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है। सुरक्षित वातावरण से तात्पर्य ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे अपने आप को भयभीत महसूस न करें, बच्चों के अंदर समर्थन की भावना हो, आपस में सहयोग की भावना हो, और उस सहयोग के साथ साथ जो है बच्चे आपस में मिलजुल करके रहें। क्योंकि पड़ोसी कहीं जाता नहीं है, वो कितना होगा कितना हो लड़ झगड़ जाएगा, पड़ोसी आपका ही फिर ज़रूरत उनसे आपका पड़ेगा, आपका उनसे पड़ेगा। तो इसमें जो सुरक्षा और समर्थन की जो भावना होती है वह सुरक्षित वातावरण के साथ साथ उसका निर्माण होता है। वातावरण जितना सुरक्षित होगा उसी अनुसार से उसका निर्माण होगा। अब जो है आपातकालीन सहायता, इसके साथ साथ जो होती है आपातकालीन सहायता। ये आपातकालीन सहायता आप किससे मांगेंगे? अपने पड़ोसियों से ही तो मांगेंगे। रात में अगर किसी तरह का तबीयत खराब हो गया, कोई आदमी बीमार पड़ गया, कुछ ऐसा स्थिति हो गया हॉस्पिटल ले जाने की बात है, तो किसको उठाएंगे? पड़ोसियों को ही उठाएंगे। तो ये आपातकालीन जो सहायता आपको कौन प्रदान करेंगे? ये सुरक्षा और समर्थन कौन प्रदान करेगा? ये आपका पड़ोसी प्रदान करेगा। और पड़ोसियों के साथ अगर आपके मेल मिलाप अच्छे हैं, अगर आपका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक पहचान सब बेहतर है तो ठीक है।
अगर वो बेहतर नहीं है तो आपातकाल की स्थिति में आप फंस सकते हैं। अगला जो है वह है शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव। शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ये शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो है किस प्रकार से जो है हमारे जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, हम उसके बारे में समझते हैं। हम जिस समाज में आते हैं वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, ये सभी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। और वहाँ विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ, विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ, ये सभी चीज़ें जो है हमें प्रभावित करती है। ये सभी चीज़ें में बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार से प्रभावित होते हैं कि जिस प्रकार के रहन सहन में पलेंगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार से उनके आसपास का माहौल रहेगा, वैसे ही वो बच्चे विकसित होंगे। शैक्षिक स्थिति की बात करें तो शैक्षिक स्थिति उनके शिक्षा का जो स्तर उस समाज में किस प्रकार से, जिस समाज में वह रह रहे हैं उनके जो पड़ोसी है, पड़ोसी में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वातावरणीय कारकों पर अधिक प्रभावी होता। अगर आपके अगल बगल शिक्षित लोग नहीं हैं और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ शिक्षा नहीं है और आप पढ़ना चाह रहे हैं, जनरली ऐसा स्थिति होगा कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका जो है एक निश्चित स्तर तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक इस अनुसार से उड़ाया जाएगा कि मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सभी चीज़ें जो है शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो है पड़ोसियों के साथ प्रभावित करती है। और शिक्षा का स्तर बेहतर तब होगा जब आपका पड़ोसी जो है अधिक शिक्षित होगा और आपके पड़ोसी का जो वातावरण होगा शैक्षिक रूप से बेहतर होगा। तभी जो है वातावरण जब बेहतर होगा शिक्षा के क्षेत्र में, तभी आपका जो है शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो है बेहतर, अन्यथा जो है बाल्यावस्था पे इसका प्रभाव जो है बुरा पड़ सकता। अगली जो पड़ोसी के अंतर्गत जो है बिंदु है उसका नाम है आदर्श और प्रेरणा। आदर्श और प्रेरणा किस प्रकार से प्रभावित करती है एक परिवार में और बच्चों में, बाल्यावस्था में खास करके। बच्चे को अक्सर देखते हैं आप रोल मॉडल मानते हैं, मतलब कि एक आदर्श के रूप में मानते हैं। कोई मतलब कि हीरो को आदर्श मानता है, कोई भगवान को आदर्श मानता है, कोई खिलाड़ी को आदर्श मानता है। इस प्रकार से कोई खिलाड़ी को आदर्श मानता है, कोई भगवान को आदर्श मानता है, कोई हीरो को आदर्श मानता है। इस तरीका से अपने अपने रोल मॉडल बच्चे अपना लेते हैं और उसी के अनुसार से जो है व्यवहार करेंगे, उनका व्यवहार भी होगा उसी अनुसार से। जैसे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कोई मानता है, धोनी को मानता है, तो बच्चे जो भी व्यवहार करेंगे उसी के अनुरूप करेंगे। कोई भगवान राम को मानता है, कोई जो है श्री कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, तो जो भी मतलब कि देवी देवता को मानता, तो जो लोग जो है जिस प्रकार से आदर्श के अनुरूप कार्य करेंगे उसी तरीका से आप देखेंगे कि उनका जो व्यवहार होगा और उनसे प्रेरित होकर के वह कार्य भी उसी अनुरूप करेंगे जिस अनुरूप से वो कार्य जो आगे सामने वाले लोग करते आ रहे हैं। कोई खिलाड़ी है अगर अच्छा खेलता है तो उसी के अनुसार से उसका नकल उतारने की कोशिश करता है। अब आगे जो है वह भावनात्मक समर्थन। भावनात्मक समर्थन में आपने मित्रता को देखा कि किस प्रकार से मित्रता
होती है, किस प्रकार से सहयोग की भावना विकसित होती है, ये सभी भावनात्मक समर्थन में आते हैं। अब आगे इसके बाद जो हम बात करते हैं वह है विद्यालय। विद्यालय जो है बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तब उस समय जो उसकी उम्र होती है, उस सामान्यतः उम्र होती है 5 से 6 साल। 5 से 6 साल उम्र होती है। 5 से 6 वर्ष में वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और विद्यालय में वह औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। एक नियम कानून बंद के समय से विद्यालय जाता है, उस समय से विद्यालय से आता है और समय के साथ साथ लंच, अपने साथियों सहयोगियों के साथ खेलना, उठना बैठना, हर एक चीज़ की स्थिति जो है वो सीखता है विद्यालय में। इस प्रकार से विद्यालय में उसका जो है शैक्षिक विकास होता है, शिक्षा से संबंधित विकास एक बच्चे के अंदर होता है। दूसरी स्थिति है कि विद्यालय में उसका सामाजिक विकास भी होता है। विद्यालय में हर एक समाज के बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश के बच्चे आते हैं, जिसमें दलित समुदाय भी होते हैं, हाशियाकृत समुदाय के भी बच्चे होते हैं और उसके बाद उच्च वर्ग के भी बच्चे होते हैं। ये सभी वर्ग के जो है बच्चे जो हैं एक ही कक्षा में बैठ करके एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके अंदर जो है सामाजिकता की भावना आती है और इस प्रकार से एक विद्यालय में बाल्यावस्था के समय जो है बच्चों में सामाजिक विकास होती है। भावनात्मक विकास, इसके पहले आपने देखा कि उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है, दया की भावना विकसित होती है, क्रोध की भावना विकसित होती है। ये सभी चीज़ें जो है भावनात्मक विकास को दर्शाता है। बालकों के अंदर जो है ये भावनात्मक विकास विद्यालय में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। वही नैतिक और नैतिकता, ये स्थितियाँ जो है विद्यालय में पूर्ण रूप से सही गलत का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान, अन्याय न्याय, ये सभी चीज़ें जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें विद्यालय में बच्चे जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। शारीरिक विकास, एक विद्यालय में पीटी करवाया जाता है, आउटडोर गेम्स खिलवाए जाते हैं, कबड्डी प्रतियोगिता होती है। ये सभी चीज़ें जो है बच्चों के शारीरिक विकास में काफ़ी मदद करता है और एक विद्यालय में जो है नियमित रूप से जो है बच्चों का शारीरिक विकास होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खेल और कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया जाता है। एक स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन, जिससे बच्चों के अंदर जो है उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और आपस में हम आगे कैसे रहें, अपने सहपाठियों से हम आगे कैसे हों, इस प्रकार की मानसिक स्थिति उनके अंदर विकसित होती है, जिसके कारण वह बच्चे शैक्षिक रूप से विकसित करते हैं, साथ में उनके अंदर शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास भी देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन जो है एक
स्कूल में किया जाता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास जो है पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके अलावा जो है शारीरिक विकास के लिए जो है स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से आप बेहतर कर सकते हैं, बालक अपने आप को स्वस्थ कैसे रह सकता है, इस चीज़ के बारे में जो जानकारी है एक विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षक के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से है जो विद्यालय में शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिकता और अनैतिकता और नैतिक और नैतिकता, शारीरिक विकास, ये सभी चीज़ों का विकास जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत जो है प्रभावित करता है। एक विद्यालय के अंदर जब बालक प्रवेश करता है और जब बालक जो है बाल्यावस्था की स्थिति में रहता है तब। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो है वो समुदाय। वो समुदाय किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये समुदाय किस प्रकार से जो है प्रभावित करता है बाल्यावस्था को। समुदाय के अंतर्गत ये 5 बिंदु आते हैं, जिनमें सामाजिक समर्थन, शैक्षिक संसाधन, सांस्कृतिक और नैतिक विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, रोल मॉडल और प्रेरणा। अब जो है बारी बारी से हम इनको देखते हैं। सामाजिक समर्थन में हमने इसके पहले पड़ोसी में देखा कि आपातकालीन सहायता और सहयोग, आपातकालीन सहायता और सहयोग, ये बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार से विकसित होता है और ये किस प्रकार से बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। ये सामाजिक समर्थन के अंतर्गत समुदाय के साथ भी यही स्थिति होती है। समुदाय में एक तरह का सामाजिक नेटवर्क बनता है। सामाजिक नेटवर्क, ये सामाजिक नेटवर्क क्या कहता है? समुदाय में जो बच्चे होते हैं उसको विभिन्न सामाजिक नेटवर्क से आते हैं। बच्चे हर एक कास्ट के रहते हैं, हर एक कैटेगरी के बच्चे आते हैं, एक समाज में रहते हैं और वही समाज जो है समुदाय के अंदर रहते हैं। तो उनमें भावनात्मक जो समर्थन होता है, ये भावनात्मक समर्थन और सामाजिक समर्थन, इनका विकास जो है समुदाय में ही होता है। इन दोनों समर्थन का विकास जो है समुदाय के अंतर्गत ही देखा जाता है, क्योंकि पड़ोसी में हमने देखा आपातकालीन सहायता और सहयोग की भावना, और समुदाय के अंतर्गत भी ये चीज़ें आती है। और बाल्यावस्था में जो इस प्रकार के आपातकालीन सहायता और सहयोग अक्सर जो है देखे जाते हैं और इसके अभाव में बाल्यावस्था जो है काफ़ी प्रभावित होती है। दूसरा है शैक्षिक संसाधन। शैक्षिक संसाधन में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम जो है समुदाय में चलाए जाते हैं। ये शैक्षिक कार्यक्रम में बच्चे भाग लेते हैं और बच्चों के भाग लेने से उनके जो है विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनकी पूर्ति जो है समुदाय के लोगों के द्वारा की जाती है, और जिसके कारण बच्चों में शिक्षा का जो विकास है बेहतर हो जाता है। और शैक्षिक संसाधन में दूसरी चीज़ जो है वह है पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र। अब पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र जो है शैक्षिक संसाधन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र। समुदाय के द्वारा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे गांव में या फिर जनरली
जो सामुदायिक भवन बने होते हैं वहाँ जो है बच्चे बैठ कर के पढ़ते हैं। तो ये सभी जो है उनके शैक्षिक संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि उनके शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करती है और उसके बाल्यावस्था को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। और ये जो पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें होते हैं। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हम जो देख रहे थे समुदाय में हमने देखा था दो तरह की स्थितियाँ, जिसमें शैक्षिक संसाधन, सामाजिक समर्थन, ये सभी। अब तीसरी स्थितियाँ जो सांस्कृतिक और नैतिक विकास किस प्रकार जो समुदाय के साथ साथ बाल्यावस्था को प्रभावित करता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। सांस्कृतिक और नैतिक विकास सांस्कृतिक से संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियों से है। ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है, इसको हम समझेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या होती है? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं विभिन्न प्रकार के समुदायों में। तो जो समुदाय में कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहाँ के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, परंपरा, ये सभी चीज़ों को सिखाती है ये गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। और ये परंपराएं जो होती है सभी तरह के जो है समाज में अलग अलग होते हैं, सभी प्रकार के संस्कृति में अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका जो विकास है, उनके बच्चे का विकास जो है उसी संस्कृति के अनुरूप होता है। वही संस्कृति में जो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, ढलते हैं, वही संस्कृति को लेकर के अपने आप में समाहित होते हैं। अब आगे जो है नैतिक विकास किस प्रकार के सीखते हैं? वे सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों को सीखते हैं और नैतिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक मूल्य को भी सीखते हैं बच्चे। ये सभी चीज़ें जो समाज के अंदर ही सीखते हैं, समुदाय के अंदर सीखते हैं, इन सभी का विकास में जो सहायक होता है एक समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के बारे में हमने इसके पहले जो देखा कि स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है विद्यालय में, तो स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी विद्यालय में दिया जाता है। विद्यालय से बच्चे बाल्यावस्था प्रभावित होते हैं। अब यहाँ समुदाय में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो है स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में समुदाय को जो है कार्यरत होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ जो है हमारा स्वास्थ्य सेवा भी मिलता है समुदाय में। और स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जो है हम समुदाय में ही पाते हैं। शिक्षा जो हमें विद्यालय में मिलती है और सेवाएं जो मिलती है वे हमें समुदाय में मिलती है। सेवाएं समुदाय में और शिक्षा जो है हमें विद्यालय में मिलती है। तो सेवा विभिन्न प्रकार के सेवाएं हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए एक समुदाय की जो भूमिका होती है वह अग्रगण्य होती है और स्वास्थ्य और कल्याण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम भी करते हैं। ये स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होता है? विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक का आयोजन होता है विभिन्न प्रकार के समुदायों के द्वारा, और संचरणीय रोग, विषाणु जनित रोग,
जीवाणु जनित रोग, ये सभी रोगों से बचाव के लिए जैसे हैजा है, मलेरिया है, टीबी है, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी की स्थिति में डेंगू है, इन सभी चीज़ों को जो है स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है विभिन्न प्रकार के समुदायों के द्वारा, जो बाल्यावस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक महत्वपूर्ण स्तर के रूप में जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं। और अंत में ये रोल मॉडल और प्रेरणा, ये रोल मॉडल और प्रेरणा के बारे में हमने इसके पहले भी देखा। रोल मॉडल जो जिसको आदर्श के रूप में मानते हैं और आदर्श के साथ साथ उनको ही फॉलो करते हैं। बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, यही अनुकरण करने के कारण वह उनमें वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है, आदर्शता की भावना विकसित हो जाती है। और उनके कारण जो अनुकरण करेंगे, जो व्यवहार करेंगे, जो सीखेंगे, उन्हीं के अनुसार से व्यवहार और आदतें जो है परिणत हो जाती है। अगर समाज में सहपाठी में अच्छी आदतों का विकास होता है तो सकारात्मक रूप में जाते हैं। अगर वह गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, गलत संगति हो जाती है, तो गलत संगति में से उनके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति जो है हावी हो जाती है, जिससे बच्चे जो है बाल अपराध के शिकार हो जाते हैं, नशा करते हैं। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार चोरी करना, उसके बाद फिर आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल होना, ये सभी चीज़ें जो है समुदाय में देखने को मिलता है। ये रोल मॉडल और प्रेरणा इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रवृत्ति निभाती है, ये महत्वपूर्ण जो है कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो सफल व्यक्ति होते हैं, सफल व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे समुदाय में जो होते हैं, वो उनका सफलता का श्रेय जो होता है प्रेरणा ही होता है। वो किसी को एक प्रेरक मान करके वो व्यक्ति सफल होता है, वो बच्चा सफल होता है अपने भावी जीवन में, और सफल होने के बाद वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जो है पूर्ण रूप से कर लेता है और समाज में, अपने समुदाय में जो है एक अलग पहचान कायम रखता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है देखा, उनमें जो है पहला स्थिति था परिवार, दूसरा साथी समूह, तीसरा पड़ोसी, चौथा विद्यालय और पांचवा समुदाय। ये हमारे बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में हमने इस चीज़ को देखा। और इस तरीक़ा से जो है बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम बेहतर तरीक़ा से समझ बनाए और इसको बेहतर तरीक़ा से जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और ये अपने सभी मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें और इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको जो है इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको आसानी से मिल सके। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।